नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। रीट एग्जाम के नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 23 और 24 जुलाई को रीट की परीक्षा होगी। अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 के कुल 62,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। लेवल 2 के 31,500 और लेवल 1 के 15,000 पदों पर परीक्षा होगी। लेवल 1 के 15,500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। शिक्षा विभाग ने परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है, पदों का वर्गीकरण भी जारी किया और परीक्षा के लिए जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ये जानकारी दी गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से ही आयोजित करवाई जाएगी परीक्षा, क्योंकि लगातार पिछली बार रीट अब तक चर्चाओं में है पेपर लीक मामले को लेकर के। इसी बीच ये साफ कर दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से ही रीट परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए जल्द आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने जानकारी देते हुए बताया है कि परीक्षा 23 और 24 जुलाई को होगी। शिक्षा मंत्री के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में रीट परीक्षा जुलाई 2022 में कराए जाने की घोषणा की थी। उसी क्रम में रीट परीक्षा, जो कि केवल पात्रता परीक्षा होगी, 23-24 जुलाई 2022 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की जाएगी। अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 के कुल 62,000 पदों पर भर्ती की जानी है, जिसमें से लेवल 1 के 15,500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। बीडी कल्ला के मुताबिक अध्यापक लेवल 1 के 15,000 और लेवल 2 के 31,500 कुल 46,500 नए पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। लेवल 2 की रद्द की गई रीट परीक्षा के अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। रीट परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की फिर से प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए अलग अलग प्रकार की समस्याएं, रीट के मामले को लेकर विपक्ष काफी हल्ला गुल्ला कर रहा था, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने रीट के मामले में 30,000 पद बढ़ाकर और जुलाई में परीक्षा की घोषणा करके ऐतिहासिक घोषणा की है। इससे रीट के परीक्षार्थियों को थोड़ी देर जरूर हुई है, लेकिन जो मेधावी छात्र हैं उनको निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा। अब तक ये सरकार 1 लाख लोगों को रोजगार दे चुकी है। आने वाले वक्त में कम से कम 1 लाख और बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। आरएएस मेंस एग्जाम का रास्ता साफ हो गया है, यानी कि 20-21 मार्च को आरएएस मेंस परीक्षा होगी। आरपीएससी ने इसे लेकर के नया शेड्यूल जारी किया है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। पहले 25-26 फरवरी को मुख्य परीक्षा का आयोजन होना था। सभी संभाग मुख्यालयों पर परीक्षा का आयोजन होगा। ये बड़ी जानकारी है। आरपीएससी की ओर से आरएएस मेंस एग्जाम को लेकर के, मुख्य परीक्षा को लेकर के नई तिथि का ऐलान कर दिया है। अब 20-21 मार्च को मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आरपीएससी की ओर से शेड्यूल जारी किया गया है। पहले 25-26 फरवरी को परीक्षा होनी थी, लेकिन 12 विवादित प्रश्नों को लेकर के हाईकोर्ट की सिंगल बेंच की तरफ से स्टे ऑर्डर के बाद और फैसले के बाद इस परीक्षा को स्थगित किया गया। दूसरी तरफ आरपीएससी की ओर से डबल बेंच में इस प्री मामले को लेकर के अपील की है। तो 25-26 फरवरी को पहले मुख्य परीक्षा का आयोजन होना था। सभी संभाग मुख्यालयों पर परीक्षा का आयोजन होगा। अब नई तिथियों के मुताबिक आरएएस मेंस परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर है, 20 और 21 मार्च को आरएएस मेंस करवाई जाएगी, यानी कि आरएएस की मुख्य परीक्षा का आयोजन आरपीएससी करेगा। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी है। यूक्रेन से दिल्ली, जयपुर पहुंच चुके हैं राजस्थानी छात्र और धीरज श्रीवास्तव, जो कि कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे राज्य सरकार की तरफ से। उन्होंने छात्रों को रिसीव किया। राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त हैं धीरज श्रीवास्तव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को रिसीव किया है। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था, हेल्पलाइन भी जारी की गई है कि तमाम जो छात्र राजस्थान के वहां से यहां पर आना चाहते हैं, क्योंकि हालात वहां पर अब
खराब होते जा रहे हैं। युद्ध की आशंकाएं लगातार गहराती जा रही हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी छात्र पहुंच चुके हैं। यूक्रेन में पढ़ रहे राजस्थानी छात्रों को रिसीव किया गया है। छात्रों के रुकने और घर जाने की व्यवस्था की गई है और छात्रों को सुरक्षित वापस लाने की कोशिशें सरकार की लगातार जारी हैं। यूक्रेन से छात्रों का दल पहुंचा है और इसके बाद धीरज श्रीवास्तव ने उन्हें रिसीव किया है। अब इन छात्रों को अलग अलग जगहों पर अपने घर तक पहुंचाने की कवायद की जा रही है। लगातार यूक्रेन में स्थितियां खराब होती नजर आ रही हैं और उसके बाद ज्यादातर छात्र वापस आना चाह रहे थे। यूक्रेन के संकट के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है विदेश मंत्री एस जयशंकर की। केंद्र सरकार भी लगातार ये कोशिश कर रही थी कि जितने भी भारत के छात्र वहां पर पढ़ने के लिए हैं उनको वापस लाया जा सके। जिन छात्रों को वहां से फ्लाइट नहीं मिल रही थी, सरकार की ओर से फ्लाइट अरेंज की गई। और अब बात कर लेते हैं बजट की, क्योंकि मरुधरा का 2022 का बजट साल 2023 का संदेश दे गया है। कोरोना की मुश्किलों के बीच लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न सिर्फ लोगों का दिल जीता बल्कि उम्मीदें भी जगाई हैं। किसानों के लिए अलग से बजट इस बार पेश किया गया तो कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करके सीएम ने सभी का दिल जीत लिया है। गहलोत के पिटारे में किसके लिए आखिरकार क्या निकला, देखिए उम्मीदें कितनी पूरी हुई, कितनी बाकी रही हैं, इस खास रिपोर्ट में। मरुधरा का ऐतिहासिक बजट, किसान से कर्मचारी तक सभी की सुध, निरोगी राजस्थान के लिए मेगा प्लान। अध्यक्ष महोदय, निरोगी राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दृष्टि से प्रत्येक प्रदेशवासी को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा सुलभ कराना हमारी सरकारी प्राथमिकता रही है। अपने तीसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करते हुए सीएम ने संकेत दिए कि ये बजट ऐतिहासिक होगा। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है। वसुंधरा जी, आपसे मैंने प्रेरणा लेके बोलना सीखा है। मैं कभी बोलता नहीं था ऐसी बातें, इनसे प्रेरणा ली जब बोला करती थी तब मैंने सीखा है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। शुरुआत ही सियासी संदेश के साथ हुई और इसका असर भी दिखा। बेसिकली जो बजट है वो ज्यादातर जनता को निराश करने वाला बजट है। ये नीति का बजट नहीं, मेरे हिसाब से राजनीति का बजट है। सौगातों की शुरुआत मुफ्त बिजली के वादों से हुई। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग वालों को 50 यूनिट फ्री का ऐलान हुआ। तो मनरेगा के तहत काम करने वालों को अब 100 दिन की जगह 125 दिन का काम देकर कोरोना में मिली बेरोजगारी के जख्म को कम करने की कोशिश हुई। वहीं निरोगी राजस्थान के वादे पर आगे बढ़ते हुए सीएम ने चिरंजीवी योजना के तहत प्रदेशवासियों को 10 लाख तक के कैशलेस इलाज की सौगात दी। स्वास्थ्य के साथ ही शिक्षा पर भी सीएम का फोकस रहा, खासकर ग्रामीण इलाकों में स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। सीएम ने 1200 गांवों में महात्मा गांधी स्कूल खोलने का ऐलान किया, तो बालिका शिक्षा को मजबूती देने के लिए 19 जिलों में 36 महिला कॉलेज खोलने का भी बड़ा ऐलान हुआ। प्रदेश में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए 32 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का ऐलान हुआ, तो प्रदेश में
सड़कों का जाल बिछाने और खराब सड़कों की मरम्मत करने के लिए प्रत्येक विधानसभा में 10 करोड़ का खर्च करने का भी प्रावधान किया गया। वहीं जयपुर मेट्रो को विस्तार देकर राजधानी में सुविधा वाली परिवहन प्रणाली को मजबूती का प्लान पेश किया। कृषि के लिए अलग से बजट पेश कर सीएम ने अन्नदाता को साधने की कोशिश की। सीएम गहलोत ने 78,000 करोड़ का कृषि बजट पेश किया, जिसमें किसानों के उन्नयन के लिए 11 मिशन का ऐलान किया। तो कर्मचारियों को खुश करने के लिए राज्य में पेंशन की पुरानी व्यवस्था लागू कर खूब वाहवाही बटोरी। 1 जनवरी 2004 के बाद के सभी कर्मचारियों को अब पुरानी पेंशन, रिटायर्ड होने पर अब कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी। सीएम ने पिछले कई साल से राजस्थान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट यानी ERCP को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर अब राजस्थान के पास सीएम ने ऐलान किया कि ERCP कॉरपोरेशन के जरिए ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। इसके लिए ERCP के लिए 9,600 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिससे पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को सिंचाई और पीने का पानी मिलेगा। सीएम ने रीट परीक्षा में हुई पेपर लीक मामले को लेकर हुए हंगामे के बीच एंटी चीटिंग सेल का ऐलान कर युवाओं का दिल जीतने की कोशिश की। तो कोरोना से मार खाए उद्योग जगत और कारोबारियों के लिए भी बड़े ऐलान किए। सीएम के पिटारे से हर वर्ग और क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ जरूर निकला। हालांकि नए जिले और नए संभाग के ऐलान का लोगों का इंतजार इस बजट से पूरा नहीं हो पाया। वहीं सीएम ने बजट का समापन भी शायरी से कर सभी लोगों को संदेश जरूर दिया। न थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत आ रही है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। सफर जारी है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पेश किए गए बजट पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने रंगभेदी टिप्पणी की है। सतीश पूनिया ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि किसी दुल्हन को ब्यूटी पार्लर ले जाकर अच्छे से श्रृंगार करके पेश कर दिया गया हो। इससे ज्यादा बजट में कुछ नहीं लगता। लीपापोती वाला बजट है और ऐसा लग रहा है कि किसी दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में ले जाके उसको अच्छे से उसका श्रृंगार करके पेश कर दिया गया हो। इससे ज्यादा बजट में इसमें मुझे कुछ लगता नहीं। तो वहीं इस पर मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने पलटवार किया और सतीश पूनिया पर पलटवार करते हुए ये पूछा है कि आखिरकार उनकी किस तरह की मानसिकता है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। सुभाष गर्ग ने सतीश पूनिया पर रंगभेदी टिप्पणी करने का आरोप लगाया। इस टिप्पणी को मातृशक्ति का अपमान करार दिया है। पूनिया ने बजट पर रंगभेदी उन्होंने कहा कि टिप्पणी की है। टिप्पणी को मातृशक्ति का अपमान बताया गया और बयान वापस लेने और माफी मांगने की मांग सतीश पूनिया से की है। मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने सतीश पूनिया पर बड़ा हमला बोला इस बयान को लेकर के और कहा कि सतीश पूनिया अपना बयान वापस लें और माफी मांगें, क्योंकि ये मातृशक्ति का अपमान है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने पलटवार किया है। सतीश पूनिया के इस बयान को लेकर के आरोप लगाए हैं जिसमें उन्होंने दुल्हन की तुलना की थी बजट से और सुभाष गर्ग ने कहा है कि यह मातृशक्ति का अपमान है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मैं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि वो आईफोन लौटाएंगे। गहलोत सरकार के दिए गए आईफोन को लौटाने का फैसला बीजेपी की तरफ से लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट करते हुए देर रात को जानकारी दी है और गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ से चर्चा की। उन्होंने बयान आया है गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ से चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार को देखते हुए फैसला किया गया है। केंद्रीय नेतृत्व को भी पूनिया ने अपने फैसले से अवगत करवाया।
जैसे ही बीजेपी नेताओं की तरफ से आईफोन लिया गया और तमाम विधायकों को आईफोन गहलोत सरकार की तरफ से बांटे गए थे, और जैसे ही यह खबर आई कि सबने आईफोन लिया है, उसके बाद इस सवाल उठने लगा कि क्या विपक्ष ने भी आईफोन लेकर के रख लिया है। उसके बाद देर रात को सतीश पूनिया का ट्वीट आया, उन्होंने साफ किया कि हम आईफोन लौटाएंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। सतीश पूनिया ने बयान भी दिया कि गुलाब चंद कटारिया जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से चर्चा की गई और ये फैसला किया गया पार्टी की तरफ से कि सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो वहीं जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर मामूली बात को लेकर के आपस में मारपीट हुई है। डॉग्स को खाने देना कुछ लोगों को भारी पड़ गया। ये कुत्तों को खाना देने की बात, और यहां पर झगड़े में लोहे की रॉड का इस्तेमाल हुआ है। स्थानीय लोगों ने डॉग फीडर की पिटाई की है। झगड़े में लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया गया। डॉग फीडर को महिलाओं ने चप्पल से पीटा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। डॉग फीडर के बर्तन भी तोड़ दिए। दरअसल जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो मोहल्ले में घूमने वाले कुत्ते होते हैं, उनको खाना देने का काम ये शख्स करता था। और जब ये कॉलोनी में आया तो कॉलोनी के लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर के फूटा कि इसकी वजह से कुत्ते ज्यादा हो रहे हैं, और इसीलिए इसको पकड़ करके इसकी पिटाई कर दी। इस शख्स की गलती महज इतनी थी कि जगह जगह पर ये भूखे कुत्तों को खाना खिलाने का काम करता था, लेकिन इस कॉलोनी के लोगों को रास नहीं आया। जोधपुर की घटना जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। खबरें बने रहिए हमारे साथ।